हमने चैप्टर 2 शुरू कर दिया है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन बैंक सब आपकी बुक्स में है, जो बुक स्टडी मटेरियल सीए इंस्टीट्यूट से आपके पास आई है, वो पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म करो। कोई डाउट है तो वो मुझे बताओ, फिर मैं वो शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, ताकि आपके डाउट खत्म हो जाए और हम और क्वेश्चन बैंक आपको भेज सकें जो आपकी बुक में नहीं है। वो भी तो तैयारी करनी है ना, नॉलेज को आगे बढ़ाना है। तो टॉपिक चल रहा था डिमांड एंड सप्लाई, बड़ा यूनिट है, ध्यान से करना। सबसे पहला शब्द जिस आदमी ने बनाया वो एल्फ्रेड मार्शल है, मार्शेलियन अप्रोच बोलते हैं। मार्शेलियन अप्रोच की अजम्पशन, मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है पूरी क्लास से। मार्शेलियन अप्रोच की अजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी, और मेरा क्वेश्चन अनुषा से, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल यूटिलिटी? बचपन में मैंने कराई थी। Satisfaction can be measured in terms of utils. सारे याद कर लो। मार्शेलियन अप्रोच, पेपर वाला एल्फ्रेड मार्शल सबको याद है, मैंने क्लासेस में बहुत बार पुरानी क्लासेस में डिस्कस करा। वो पूरा नाम बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा मार्शेलियन अप्रोच। तो मार्शेलियन अप्रोच में अजम्पशन थी कार्डिनल, आर्यन क्या नाम बोला अजम्पशन का नाम? कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मींस द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल, कि जब आप खाना खाते हो कुछ अच्छा अच्छा लगता है, इस अच्छे अच्छे को यूटिलिटी बोलते हैं। और उस जमाने का आदमी मार्शेलियन अप्रोच में बोल रहा है, उसे मापा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल। आपने खाना खाया, जो अच्छा अच्छा लगा, 4 यूटिल। लेकिन इस दुनिया में ऐसी मशीन आज तक नहीं बनी जो आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सके। ये सिर्फ थ्योरी में लिखा गया है, आउटडेटेड है, उस जमाने में भी सत्य नहीं था, आज भी सत्य नहीं है। आर्यन, ये बात क्लियर हो गई? आर्यन, हाँ भैया। और इस बात को लेके पूरा चैप्टर लिखा जा रहा है। कौन सा? डिमांड। कौन सा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोले तो मार्शेलियन अप्रोच किस असम्पशन पर बेस्ड है? कार्डिनल यूटिलिटी, जो ऑलरेडी फेल हो चुकी है। का मतलब ये सारे कंसेप्ट एज इट इज फिट नहीं होते, और फिट हो रहे हैं तो बेस्ड ऑन असम्पशंस। बोले तो पार्शियल, कौन बोलेगा पार्शियल? इक्विलिब्रियम। और पार्शियल बोले तो माइक्रो, और अगर जनरल इक्विलिब्रियम बोले तो, अरे एमसीक्यू में टिक कराएगा मैक्रो। शब्द मैक्रो। तो शब्दों को याद करो। तो यहाँ मैंने भैया लॉ ऑफ डिमांड याद कराया। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप, सबने याद कर लिया। कहीं डाउट है मुझे रोक देना, स्लो कर दूंगा, चीज़ों को डिटेल में बता दूंगा। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। का मतलब, मैंने कहा था जब भी आप इसे एमसीक्यू में चेक करेंगे तो यहाँ पर राइज फॉल यूज करना। प्राइस अगर घट रहा है तो डिक्रीज और इंक्रीज मत लिखना। क्या लिखना? शब्द याद कराए थे, राइज या फॉल। तो भैया कीमत घट रही है तो ऐसी कंडीशन में लोग ज़्यादा मांगेंगे। ज़्यादा मांगने को हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड मत लिखना। तो ड्यू टू, इसका एक्सप्लेनेशन बोला था, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी quantity demanded rises और vice versa which is also reflected by diagram and schedule। इतनी बात समझ में आ रही है? प्राइस की बात को समझाते हुए राइज फॉल बोला और डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांडेड। इसका कारण एक बच्चा मेरे से भी पूछ रहा है, हम आने वाले टॉपिक पे करेंगे, बट वो डिस्कस अभी हाथ की याद कर देता हूँ। यहाँ एक डायग्राम बनाया मैंने रेड कलर से, चैतन्य नजर आ रहा है? यस सर। इस डायग्राम में मैंने डिमांड कर बनाया। इस डिमांड कर में मैंने 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। इन तीनों कॉम्बिनेशन में ओरिजिनल पॉइंट ई है, यहाँ से पॉइंट नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए, इसमें लॉ ऑफ डिमांड लिखा जा रहा है कि प्राइस के फॉल होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया और वाइस वर्सा। इस पूरे खेल में डिमांड कब रिमेनिंग द सेम, ओनली द पॉइंट मूव्स आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और इसके पैराग्राफ जब भी लिखोगे तो बढ़ने घटने को इंक्रीज डिक्रीज और डिमांड को क्वांटिटी डिमांडेड, टेक्निकल लेबल लगा हुआ है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्लासिफाइड इन 2 पार्ट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइज फॉल हो रहा है, खबरदार इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख सकते। क्लियर? चेतन ने याद आ रहा है? यस सर। और फिर मैंने दूसरी बात बताई थी, दूसरी बात, अरे प्राइस डायरेक्ट फैक्टर है, दूसरी बात बताई थी। दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, अब की बार ब्लू कलर से बनाया। ये डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा हूँ D1 के नाम से D2 के नाम से। राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो डिक्रीज इन डिमांड। और ये इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। ये अदर फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि गिना नहीं जा सकता, जिसकी वजह से अदर थिंग्स या सिट्रस पेरिबस यूज कर रहे हैं। अनुषा याद आ रहा है? अदर थिंग्स,
Yes, sir. अदर थिंग्स में कुछ भी घटे या बढ़े उसको राइज फॉल की जगह इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं। एमसीक्यू में लैंग्वेज लिखी होगी, ऑड में आउट कर लेना, गलती ढूंढ लेना। अदर फैक्टर्स में बढ़ना घटना इंक्रीज डिक्रीज, और उनकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है आइदर द राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, नोन एज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पर पैराग्राफ्स में डिमांड लिखा जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा जाता। टेक्निकल एरिया आर्यन समझ में आया? हाँ भैया। चैतन्य क्लियर हो गया? यस सर। यही पूछना चाह रहे थे? यस सर। तो आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे। मयूरी क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। अच्छा, ये जो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, इस पिताजी को क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? इस टोटल हेडिंग को क्या बोलते हैं? जैसे नीचे वाले को मैंने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोला, अभी इस वाले को क्या बोलते हैं जिसमें शिफ्टिंग होती है? अनुषा? Shift along. हाँ, शिफ्ट अलोंग नहीं बोलते, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन। Demand curve. तो ये टॉपिक कराने वाले हैं जी, अभी खत्म करना है आज ही। भैया चीज़ों याद हो रही हैं तो तेजी से करते जाओ, और कहीं लगे कुछ कंफ्यूजन है इमीडिएटली रोक देना, पूछ लेना, एक्सप्लेनेशन दोबारा कर लेंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमांड सबने पढ़ लिया था। यहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अनुषा बताओ क्या बताया था? कि जो ये लॉ ऑफ डिमांड है जिसमें कहा जा रहा है सस्ता होने पर महंगा और महंगा होने पर कम, ये क्या है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? Qualitative. क्वालिटेटिव। यहाँ सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, घटने पर बढ़ना, बढ़ने पर घटना। यहाँ पर कोई, हम हालांकि डायग्राम भी बना रहे हैं, शेड्यूल भी बना रहे हैं, लेकिन उसमें हम मेजरमेंट वाली बात को देख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। जिस जमाने में एल्फ्रेड मार्शल ने बात बताई, वो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड में डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा बातों को ना सोच पा रहा ना बोल पा रहा, जबकि डायग्राम में है। वो तो वक्त बदलने पर बाद में समझ में आया कि ये कीमत 10% घटी तो डिमांड 20% बढ़ गई प्राइस के घटने से, और उसे बोला गया नए टॉपिक के साथ, क्या क्या बोला गया? प्राइस के 20% घटने पर डिमांड 40% बढ़ जाए। अनुषा क्या बोलती है? Elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चे प्राइस, अरे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पिताजी का नाम है जिसके 3 बच्चे हैं। यश खंडेलवाल, मेरा क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पिताजी का नाम है, इसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के नाम बताओ। We have price elasticity demand, income elasticity demand और cross elasticity भैया of तुम demand. नंबर मत कटवा देना, प्राइस और डिमांड का रिलेशन विद मेजरमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होता है, जीरो हो जाएगा। अनुषा, Okay, sir. ये बात मैंने बचपन में भी बताई थी, तो बचपन को मजबूत करो। तो चलते हैं जी आगे। यहाँ आपको अजम्पशन को लेके ऑड मैन आउट कराएगा। सबको मालूम है जो अदर थिंग्स हैं बीइंग कांस्टेंट, यानी अदर फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, तभी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। और हमने ये याद कर लिया है अजम्पशंस। क्या थी अजम्पशन बच्चों? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक एक करके सामने लिखी हुई है, प्राइस को छोड़ के बाकी सब। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन नॉट बी चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज, टेस्ट कैन नॉट बी चेंज, फैशन कैन नॉट बी चेंज, हैबिट्स कैन नॉट बी चेंज। अरे याद आ रहा है यश खंडेलवाल? हाँ भैया। मेरा क्वेश्चन चैतन्य से है। आप बताओ सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड कैसा रिलेशन होता है? सर सेम होता है। याद रखना क्वेश्चन आएगा। मयूरी से क्वेश्चन है, Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? Inverse relation. ये बात इंपॉर्टेंट है। मीनिंग सबको याद है, एग्जांपल सबको याद है, इसलिए उसका डिस्कशन नहीं करा। अजम्पशन में 3 बातें सही लिखेगा, एक गलत, और कहेगा गलत वाली बता दो, या एक अजम्पशन सही लिखेगा 3 गलत। तो मालूम होना चाहिए। डिमांड फंक्शन सबने बचपन में याद कर रखा है, सामने लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड इज नोन एज डिमांड फंक्शन। जल्दी से मयूरी इसको रीड करो, डिमांड फंक्शन क्या, आगे चलेंगे। The functional relationship between demand and factors affecting the design. लॉ ऑफ डिमांड को मैथमेटिकल साइन लगा के बताया गया है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन। अगर ये प्राइस में ऊपर लिख देता तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाता, जिसकी चर्चा मैं सप्लाई में करूंगा। डिमांड शेड्यूल सबको मालूम है, टैबुलर प्रेजेंटेशन, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये डिमांड शेड्यूल या ये डिमांड कर्व 2 प्रकार का होता है, एक इंडिविजुअल एक मार्केट। सबने टॉपिक याद कर रखा है। ये सामने जो बना रखा है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसी का मैं ग्राफ बना दूं तो इसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और इसकी लैंग्वेज इंडिविजुअल डिमांड। याद कर लो, एट डिफरेंट, ये अलग अलग दाम लिखे हुए हैं एक ही वस्तु के, एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड।
its graphical presentation individual demand curve and tabular presentation individual demand schedule. कौन बोलेगा? जल्दी बोलो जी, कौन बोलना चाहेगा फटाफट? अरे कोई बोलता ही नहीं है. यश स्टार्ट. तो दोबारा रिपीट कर दोगे? हाँ, मैंने यहाँ शब्द क्या बोले? इंडिविजुअल डिमांड. सामने लिखा हुआ है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस. सिर्फ पढ़ना सिखा रहा हूँ, सामने लिखा हुआ है. लिखा हुआ है का मतलब टेबल पढ़ रहा हूँ. कभी लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दो. एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय an individual is known as individual demand. Its graphical presentation individual demand curve and tabular presentation individual demand schedule. Yes. The different level of price and different level of quantity demanded on an individual, it is known as IDC, or a single individual demand curve is known as IDC, and graphical presentation and tabular presentation is known as IDC. ठीक है जी. तो भैया किसी वस्तु को आप मांगने गए तो आपको मालूम है दाम, अरे 2 रुपए के दाम पर आप 3 लड्डू मांग रहे हो, तो दाम घटेगा आप ज़्यादा मांगोगे, दाम बढ़ेगा आप कम मांगोगे. तो ये बहुत सारे पॉसिबल बना दिए हैं कॉम्बिनेशंस बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. वस्तु एक ही है, मांगने वाला भी एक ही है. इस टेबल को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इसके ग्राफ को इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और लैंग्वेज मैंने बोल दी. एक बार और बोल के टॉपिक को आगे बदलेंगे. एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड. क्लियर है अनुषा? चले आगे. Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड का टेबुलर प्रेजेंटेशन मार्केट डिमांड शेड्यूल. और मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ तो इसको मैं बोल देता हूँ रामलाल की डिमांड, इसे मैं बोल देता हूँ श्यामलाल की डिमांड, और बाज़ार में मांगने वाले 2 ही लोग हैं तो दोनों का टोटल कर देता हूँ. तो ये जो डिमांड कर बना जिसमें ए और बी दोनों शामिल है, इसे बोल रहा हूँ मार्केट का डिमांड कर्व. और टेबल मैंने बना दी है मार्केट का डिमांड शेड्यूल, जिसमें बेचने मांगने वाले 2 ही लोग हैं, दोनों का टोटल कर दिया तो ये मार्केट आ गई. अरे मेरे एग्जांपल में 2 ही हैं, रियल लाइफ में 10 हैं, 10 का टोटल कर लो, 1000 है, 1000 का टोटल कर लो. तो मैं ये लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूँ. एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, ये सामने लिखा हुआ है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइजेस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स अवेलेबल इन द मार्केट. अरे मेरे बाजार में यहाँ 2 हैं जो सामने मैंने अज्यूम करा है, एक्चुअली में 10 हैं, 100 हैं, लाख है, करोड़ है, जितने भी मांगने वाले हैं उस वस्तु को, उन सबकी डिमांड का टोटल कर लो, वो हमारी मार्केट की डिमांड आ जाएगी. मैंने लैंग्वेज बोली है. A different level of price, different quantity of a commodity demanded by all the individuals available in the market is known as market demand. Its graphical presentation market demand curve and tabular presentation market demand schedule. प्रीति समझ में आया? प्रीति भारद्वाज. Yes, sir. कौन बोल पाएगा? अनुषा. At different level of prices, different quantity of commodities are demanded by all the individuals in the market, known as market demand. Its tabular representation is known as market demand schedule, market demand schedule, and its graphical representation is known as market demand curve. बढ़िया. अरे यश क्लियर है? चले आगे. भैया ये डायग्राम मैंने समझा दिए. ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन. बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है. डायग्राम हमने बना के देखा डिमांड कर्व का, कैसा होता है? अरे यश खंडेलवाल, कैसा होता है डिमांड कर्व? most cheapest the x-axis है. स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड. अरे स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, कर्विकल भी बना सकते हो. स्ट्रेट लाइन या कर्विकल, कॉमन बात क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. अरे यश क्लियर है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. भैया नीचे क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड मत लिख देना, इधर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. इनवर्स रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है, डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है. कहाँ पर? लॉ ऑफ डिमांड में. उसी लॉ ऑफ डिमांड का मैंने यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना दिया, डिमांड कर्व. क्वेश्चन पूछ सकता है डिमांड कर्व ऊपर से नीचे क्यों जा रही है, या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स को क्यों रिफ्लेक्ट करता है, सेम रिलेशन क्यों नहीं होता है, सेम रिलेशन क्यों नहीं होता है. तो भैया 2 क्वेश्चन आपके पास हैं. इसके रीजन वो लिखेगा, हेडिंग लिखेगा, 3 सही लिखेगा 1 गलत.
आपको गलत को ढूंढना होगा। तो मैंने यहाँ हेडिंग्स याद कराई थी बचपन में, दोबारा याद कर लो, हेडिंग्स याद कर लो। बचपन में मैंने पहले वाली बोली थी, कोई बता सकता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। या सारे याद कर लो। पहली वाली मैंने बताई थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, उसको भी कैरी कर सकते हो। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, अभी सब समझाऊंगा। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, ये सारी हेडिंग बोलो। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये सारी हेडिंग्स याद रखनी है। ये वो सारे पैराग्राफ्स हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। या इनवर्स रिलेशन रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, सेम रिलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये स्टोरी की अलग अलग हेडिंग्स हैं, अलग अलग हेडिंग्स में समझा रखा है, प्रूफ करा रखा है इनवर्स रिलेशन या डाउनवर्ड स्लोपिंग। कौन कौन सी हेडिंग? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वेरियस यूजेस ऑफ ए कमोडिटी, नंबर ऑफ कस्टमर्स। मयूरी हेडिंग चाहिए मुझे सारी, बोलो। Substitution effect, income effect, number of consumers, various users of commodity, uses of commodity, और बचपन में इसके अलावा हमने एक और बात बोली थी, लॉ ऑफ, diminishing marginal utility. अरे याद है तो सुन लेता हूँ और याद नहीं है तो सुना देता हूँ, जल्दी बताओ। अनुषा, अनुषा, Yes, sir. अरे सुनाना चाहोगे अगर याद है तो? सर याद तो है थोड़ा बहुत। अच्छा मैं बोलता हूँ, जल्दी जल्दी सुनना जी। जो आसान है उसको फास्ट बोल रहा हूँ, कहीं दिक्कत आए तो बोल देना। पहला शब्द हमने बचपन में कराया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सारे याद कर लो। अरे एग्जामिनर लिखने वाला नहीं है कुछ भी, वो सब कुछ लिखा हुआ देगा, उसको टिक करना है, बस नॉलेज होनी चाहिए आपकी, एब्सोल्यूट नॉलेज होनी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। बचपन में मैंने आपको याद कराया था, व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूस यूज ऑफ ए कमोडिटी वन बाय वन। अरे लड्डू का टोकरा रखा है, एक के बाद एक लड्डू खाना है, टाइम गैप नहीं आना चाहिए। तो पहला लड्डू जितना अच्छा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन आर्यन से है, तो दूसरे लड्डू को खाने से उतना ही अच्छा लगेगा, कम या ज़्यादा? आर्यन भैया कम। बिल्कुल बढ़िया। इसे दुनिया का कोई आदमी बदल नहीं सकता, ये इस दुनिया के हर व्यक्ति का नेचर है। इसी को बोला गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लैंग्वेज को सुनना, मैं स्टोरी को यूज करूंगा इनवर्स रिलेशन को प्रूफ करने में, यानी डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपनेस के लिए प्रूफ करूंगा। लैंग्वेज को सुनो। हेडिंग सबको याद हो चुकी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अरे कॉपियां लेके बैठा करो, कुछ ऐसा लगे जो सामने नहीं लिखा हुआ जरूरी है, बाद में याद रखना है, नोट कर लिया करो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूस यूज ऑफ ए कमोडिटी। क्या बोला है मैंने अनुषा? व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूस यूज ऑफ ए कमोडिटी वन बाय वन द सक्सेसिव यूनिट गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन। जब हर अगला लड्डू पहले से कम सेटिस्फेक्शन देता है तो आप उसकी कम कीमत देना चाहोगे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। या तो सामने वाला दुकानदार कीमत कम कर ले, लड्डू खरीद लोगे, नहीं तो लड्डू ही खाना है, गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, पापड़ी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, लेकिन लड्डू सिर्फ कम कीमत पर खाएंगे, उस कीमत पर कुछ और खरीदेंगे। ये क्लियर हो रहा है अनुषा? Yes, sir. तो मेरी लैंग्वेज सी, व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूस यूज ऑफ ए कमोडिटी द सक्सेसिव यूनिट गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन सो कंज्यूमर पे लेस। तो कस्टमर अगले लड्डू का कम कीमत देना चाह रहा है, लेकिन लड्डू की संख्या बढ़ गई 1 से 2, तो कीमत कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, इनवर्स रिलेशनशिप, सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मयूरी क्लियर? Yes, sir. अगली हेडिंग इनकम इफेक्ट। बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में एक बहुत सुंदर फार्मूला बताया था जो आपके पेपर में आता है, प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टिंग टोंग। मयूरी को सुनाना है फार्मूला। Substitution effect plus income effect. वही दोनों बातें यहाँ पर दोबारा चल रही हैं, वही दोनों बातें यहाँ चल रही हैं। मैंने चीनी और गुड़ का एग्जाम्पल लिया था। महक खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? महक, Yes, sir. तो भैया चीनी के दाम कम हो गए, तो चीनी के दाम कम होने से रियल इनकम बढ़ जाती है। अनुषा समझ में आता है? रियल इनकम उतने पैसे में चीनी ज़्यादा आएगी। Yes, sir. When there is a fall, income effect बोल रहा हूँ, when there is a fall in the price of a commodity, buying power increases और due to increase in real income, quantity demanded also increase। जब दाम कम हो रहे हैं, उतनी पैसे में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, आपकी बाइंग पावर बढ़ गई है, तो आप ज़्यादा खरीदोगे, यानी प्राइस कम, ज़्यादा खरीदना, इनवर्स रिलेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कनन को समझ में आता है? कनन, Yes, sir. किसी को भी डाउट लगे पूछना है। ये इनकम इफेक्ट है, मैं लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूँ। When there is a fall in the price of a commodity, real income increases, so consumer buy more. Due to this inverse relationship between the price and quantity demanded, demand curve slopes downward.
यश क्लियर? भैया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अरे मैंने यहाँ गांव वालों की कहानी सुनाई थी, गुड़ का यूज़ करा था, चीनी का यूज़ करा था। सब्स्टिट्यूशन गुड्स बचपन में मालूम है आपको क्या? गुड़ की जगह चीनी, चीनी की जगह गुड़ का उपयोग। तो मैंने बताया था कि जब चीनी के दाम कम होते हैं तो गांव वाले लोग जो मजबूरी में मीठे का काम गुड़ से चला रहे हैं, गुड़ सस्ता है तो आज चीनी भी सस्ती हो गई है तो वो गुड़ खाना छोड़कर उसकी जगह उससे बेटर प्रोडक्ट चीनी खरीदेंगे, क्योंकि आज चीनी सस्ती हो गई है। तो चीनी के सस्ते होने से वो लोग चीनी खरीद रहे हैं जो चीनी खाते ही नहीं थे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो लेस प्राइस, मोर क्वांटिटी डिमांडेड, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और चीनी के दाम कम होने से जो लोग चीनी खाते थे वही चीनी ज़्यादा खरीद रहे हैं, ये रियल इनकम इफेक्ट है। अरे क्लियर है प्रीति? Yes, sir. तो लैंग्वेज सुनना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हेन देयर इज ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इट इज चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। अरे चीनी क्वाइट कंफर्टेबल हो गई है किसके कंपैरिजन में? अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स गुड़ के कंपैरिजन में, जिसके चलते प्राइस के कम होने पर वो लोग चीनी ज़्यादा खरीद रहे हैं जो खाते ही नहीं थे। इनवर्स रिलेशनशिप, डाउनवर्ड स्लोपिंग। So due to fall in the price, the product is cheaper than its substitute, so people buy more. Due to this inverse relationship between the price and quantity demanded, demand curve slopes downward. चेतन क्लियर? आगे चले। Yes, sir. वेरियस यूजेज ऑफ ए कमोडिटी। मिल्क का एग्जांपल, मिल्क का दाम 1 रुपया किलो कम हो जाए, चाय वाला भी मिल्क ज़्यादा मांगेगा, आपकी कंजम्पशन एक्टिविटीज़ हाउस होल्डर्स की मिल्क में बढ़ जाएगी, मिठाइयों में बढ़ जाएगी, खोए की प्रोडक्शन, अरे खोया समझते हो ना, खोया पनीर सब जगह प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब मिल्क की डिमांड, क्यों? यूज़ अरे यूज़ बढ़ गए हैं, तो जब यूज़ बढ़ेगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यूज़ ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस। अरे मिल्क का एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए तो पूरे कंट्री के अंदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इस तरह की मशीनें आ जाएंगी जो बिजली से चलने वाली होंगी, बिजली से चलने वाली होंगी क्योंकि वो चीपर है, लोगों को सस्ता चाहिए प्रोडक्ट, तो उसकी कॉस्ट कम आएगी तो उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मयूरी क्लियर? Yes, sir. When there is a fall in the price of a commodity, its uses increases, so quantity demanded also rises. Due to this inverse relationship between Ramlal and Shamlal, demand curve slopes downward. यश आगे चले। भैया साइज ऑफ कंज्यूमर्स या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सब्जी बाज़ार में कभी जाने का मौका मिला हो, और नहीं तो चले जाना, एक्सपीरियंस आता है। मॉर्निंग में महंगी मिलती है, शाम को सस्ती मिलती है, पेरिशेबल गुड्स है ना, तो शॉपकीपर क्या करता है, उसका प्राइस कम कर देता है। प्राइस कम करने से जो लोग ऊंचे दामों पर खरीदने की क्षमता नहीं रखते वो भी खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। अब ज़्यादा लोगों की खरीदने की क्षमता है उस वस्तु की, दाम कम हो गए हैं, और जब लोग ज़्यादा आ गए हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो राइजेस। ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मयूरी क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो, टॉपिक आगे चला रहे हैं। चैतन्य क्लियर? चले आगे। Yes, sir. आर्टिकल, अरे एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। नॉर्मली 10 में से 8 लोग का नेचर लॉ ऑफ डिमांड जैसा होता है। नेचर का मतलब नॉर्मली क्या करेक्टर है इस दुनिया का, सोसाइटी का, एज ए कंज्यूमर, कि व्हेन फॉल इन द प्राइस पीपल डिमांडेड मोर। दाम कम होने पर नॉर्मली लोग ज़्यादा मांगते हैं और दाम के बढ़ जाने पर नॉर्मली लोग कम मांगते हैं। ऐसा 10 में से 8 का मतलब रट्टा मत मार लेना, मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी ऐसा ही बिहेव करती है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया नियम, इकोनॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कभी कभी ये घटना नहीं घटती, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। जब कीमत के कम होने पर लोग ज़्यादा नहीं मांगेंगे, उल्टा मांगना ही कम कर देते हैं, मांगना ही कम कर देते हैं, या कीमत के बढ़ने पर कम नहीं मांगते, उल्टा ज़्यादा मांगना शुरू कर देते हैं। इसे बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एग्जामिनर ऑड मैन आउट कराएगा, हेडिंग्स लिखेगा। पहली हेडिंग आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, नाम बदल के याद कर लो, वेबलन गुड्स। इसका एक और नाम होता है अनुषा, अगर गलती से पुस्तक पढ़ ली है तो।
अनुषा, Demonstrative goods. हे भगवान, अरे आप, Goods. आपकी किताब में एक्सेप्शन में पहला नाम जो लिखा है वही है। अब किताब मत खोलने लग जाना, पाप लगेगा। ये पहले से पढ़ के याद करने का काम है। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, क्या बोलते हैं इसे? कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। अनुषा, Cons. सर नहीं समझ आया मुझे। अरे कौन बोलेगा? पूरी क्लास। आर्यन, क्या बोला है मैंने? आर्यन, कौन, पहले सुनना। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, कॉन्स्पिक्यूअस बोलो, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। अनुषा बोलो। Conspicuous goods. हाँ, अरे मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, पेपर वाला बदमाशी पक्का करेगा, वो नाम बदलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ गया कहाँ गया। याद कर लो, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलेन गुड्स। ये कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स लैंग्वेज हेडिंग बना रखी है आपकी पुस्तक में, और वो एग्जामिनर पेपर में आपकी बुक की लैंग्वेज को फॉलो करता है। कनन को मैंने क्या बताया? नाम बोलो जरा वस्तु का, समझाऊंगा भी थोड़ी देर में। कनन, Conspicuous. बढ़िया। हर्ष बोलना, क्या नाम बोला है मैंने? Conspicuous. हाँ, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स का दूसरा नाम वेबलेन गुड्स, तीसरा नाम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। और बचपन में हमने इसको नाम दिया था गुड्स फॉर स्टेटस सिंबल। आसान भाषा, इन सारों को याद करने के लिए क्या बोली है मैंने अनुषा? गुड्स फॉर, Status symbol. ये शब्द बोलते ही सारी बातें क्लियर हो जाती है। वेबलेन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स एक ही शब्द के नाम है। इसको डिक्शनरी में बोलते हैं गुड्स फॉर, यश क्या बोलते हैं? गुड्स फॉर, Status and symbol. जैसे रोल्स रॉयस कार की बात कर लो, आपकी बुक में जो एग्जांपल लिखा है वो डायमंड लिखा है, डायमंड लिखा है। डायमंड, रोल्स रॉयस कार, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज, इट इज़ ए मैटर ऑफ स्टेटस सिंबल। इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएं, ऐसे लोग जिनके लिए स्टेटस सिंबल की बात है वो इसको और ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि जितनी महंगी चीज़ें होंगी उनका स्टेटस बेटर होता है, उनकी रेपुटेशन बढ़ती है। यह समझ में आता है कि भाई वाह, ये गाड़ी इसके पास, ये डायमंड का सेट इसके पास। समझ में आता है अनुषा? हाँ भी है। Yes, sir. अरे तुम्हें ये मीनिंग याद रखने हैं, बट एग्जामिनर इनके शब्द बोलेगा और टिकिंग कराएगा। क्या? वेबलेन गुड्स, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स एक ही शब्द है, या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। इन सबको डिक्शनरी में आसान भाषा में एग्जांपल डायमंड, रोल्स रॉयस कार, डिक्शनरी में क्या बोलते हैं? गुड्स फॉर Status symbol. स्टेटस सिंबल। ये क्लियर हो गया सबको? इनमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, दाम के बढ़ने पर लोग और ज्यादा खरीदते हैं, बिकॉज इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज, इट इज ए मैटर ऑफ स्टेटस सिंबल। प्रीति, ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा जी, एक्सेप्शंस की बात हो रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि किसी वस्तु का दाम ज़्यादा है, उसको नॉलेज नहीं है, बस उसे ये लगता है कि इस वस्तु का दाम ज़्यादा है तो ये अच्छी होगी, और ये सस्ता है तो ये हल्का होगा। बाजार में जाओ, एक ही शॉपकीपर एक ही वस्तु के अलग अलग ब्रांड्स दिखा रहा है, अलग अलग ब्रांड्स, उसे किसी ब्रांड की नॉलेज नहीं है, बस वो बोल रहा है वही वस्तु ब्रांड ए 1000 रुपये, ब्रांड बी 800 रुपये, ब्रांड सी 500 रुपये। उसे लगता है 1000 वाला महंगा है का मतलब अच्छा है, ब्रांडेड है, यही खरीदो। ये इग्नोरेंस है। बिना ब्रांड को जाने, बिना क्वालिटी को पहचाने, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं ऊंची कीमत का मतलब बढ़िया प्रोडक्ट, और ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो कीमत के बढ़ने पर वो उसे ज़्यादा खरीदते हैं, ये मानते हुए कि ये बढ़िया है। ये अज्ञानता है, ये एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। प्रीति, बात समझ में आ गई? Yes, sir. आगे, गिवन गुड्स। Sir, हाँ बोलो बच्चे। sir उसमें ये भी आ सकता है ना कि lack of market information. हाँ भैया, इग्नोरेंस में जिसके पास जानकारी नहीं है उसी के लिए तो इग्नोरेंस होगा। मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या क्वालिटी है, क्या ब्रांड है, और वो तुक्का लगा रहा है कि दाम बड़े है, ज़्यादा है तो यानी बढ़िया होगा, क्योंकि नॉलेज उसे नहीं है, इसी को ही बोला जा रहा है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है बच्चे? Okay, sir. Yes, sir. आगे, तो वो नाम बदल सकता है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको अटैच कर पाओगे, देख पाओगे कौन सा टॉपिक है, उससे रिलेट करके आंसर टिक कर दोगे। अगला शब्द आ रहा है गिवन गुड्स।
मैंने बचपन में याद कराया था। एक नंबर का मीनिंग, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स इन विच लॉ, अच्छा थोड़ी लैंग्वेज और बेटर करते हैं, गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स in which law of demand is not applicable. That means due to fall in the price of a commodity, quantity demanded also. टिंग टोंग जोर से बोलो। अरे यश याद है गिवन गुड्स? हाँ भैया। बोलो गिवन गुड्स। Given goods are those inferior goods where law of demand cannot be applicable due to fall in the price of a commodity. Quantity demanded would also be false. और मैंने यहाँ कहानी सुनाई थी, किसी जमाने, जिस जमाने में ये बात बताई गई वो जमाना अंग्रेजों का जमाना, जो आदमी है गिफिन वो भी अंग्रेजों के जमाने का ही है, और उसने एग्जाम्पल, अरे याद आ रहा है यश, याद आ रहा है कहानी बाजरा उस जमाने में? कहानी याद नहीं है। कहानी याद नहीं है तो आपको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। मिस्टर रामलाल रोज, अरे डेली वर्कर हैं, डेली वर्कर समझते हो, डेली वेजेस के बेसिस पर उनका जीवन चलता है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, किसी दिन कमाई ना हो तो खाना पीना नहीं मिलेगा। समझ में आता है यश? भैया तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मिस्टर रामलाल जो डेली वेज वर्कर है वो रोज जितना कमाते हैं उससे एक ढाबे में जाकर खाना खाते हैं, और पिछले कई सालों से ढाबे पे खाना खा रहे हैं। मजबूरी है, 3 वक्त का खाना खाना जरूरी है, 3 बार भूख लगती है, और वो उस पैसे से सिर्फ ढाबे में खाना खा सकते हैं। अब वो खाना खा के, अरे ढाबे में जा जाके थक चुके हैं, उन्हें लगता है कुछ अच्छी जगह खाना खाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, होटल में जाएं और वहाँ खाना खाएं, लेकिन उनकी जेब में पैसा नहीं है। आज फूड इंडस्ट्री में सारी चीज़ों के दाम घट गए हैं, सारी चीज़ों के दाम घट गए हैं, तो ढाबे वाले ने भी दाम घटा दिए हैं, होटल वाले ने भी दाम घटा दिए हैं। तो आज ढाबे वाला उतने ही पैसे में 3 की जगह 4 वक्त का खाना दे सकता है, लेकिन तुम्हें चाहिए कोई नहीं, अरे 3 से ज़्यादा भूख ही नहीं लगती। लेकिन आज उतने ही पैसे में आप 3 वक्त का तो नहीं, लेकिन होटल में जाएं तो 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। तो आज वो आदमी ढाबे पे जाना छोड़ देगा और कीमत के कम होने पर उस वस्तु को घटिया मानेगा और कहेगा आज हम बढ़िया वस्तु खरीदेंगे, चाहे कम मिले। समझ में आता है यश खंडेलवाल? हाँ भैया। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स कहानी है गिफिन गुड्स। जिस आदमी ने बनाई थी उस जमाने में ऐसी स्टोरी सुनाई थी बाजरा एंड कॉटन गुड्स को लेकर, जिसको मैंने आज के समय के हिसाब से रिलेट करा है। आज बाजरे का एग्जांपल रियल लाइफ में मैं दे नहीं सकता, क्योंकि आज अमीरों के लिए फैशन है, शादियों में बाजरा फैशन है, वहाँ बाजरे की खिचड़ी खिलाई जाती है। जितनी बढ़िया शादियाँ, बढ़िया शादियों का मतलब ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी होती है, बढ़िया का मतलब वेस्टेज ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ, दिखावे की बात कर रहा हूँ। चैतन्य देव, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो गिवन गुड्स की भाषा सबको याद हो गई है। चैतन्य एक बार लैंग्वेज बोल दो तो मैं आगे चलूँ। Given goods are those inferior हाँ, goods हाँ, are those inferior goods whose demand fails, whose law of demand is not applicable. That Applicable. means due to fall in the price of a commodity, quantity demanded, बोलो also false। also false. हर्ष क्लियर हो गया? अनुषा? Yes. Yes, sir. एक्सेप्शन में मेरी अगली हेडिंग, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर। भैया आप बहुत सारी नेसेसिटी गुड्स का यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल साल्ट, शुगर, वीट। आपको पता चल जाए कि 15 दिन बाद वीट के दाम बढ़ने वाले हैं, साल्ट के दाम कम होने वाले हैं, आपको पता चल जाए कि नियर फ्यूचर में प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, एग्जांपल ले लेते हैं, तेज़ी आएगी, तो आज आप उसी भाव पर, उसी रेट पर उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, यानी लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। प्रीति भारद्वाज समझ में आ गया? Yes, sir. तो एक्सेप्शन की बातें खत्म। एक बार ये सारी हेडिंग मयूरी दोबारा बोलने वाली है, सारी हेडिंग्स बोल रहा हूँ सिर्फ। Sir, headings. हाँ। Given goods. और सर एक सेकेंड, जागते रहो। expectations of rise or fall in price, status symbol goods, और देखो आप ना सामने वाले 2 नाम तो बोलो मत बोलो, सामने ही लिखे हुए हैं, उसके अलावा बोलो ना। status symbol goods, सर status स्टेटस सिंबल शब्द, ये शब्द मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, पेपर में वो नाम यूज ही नहीं करेगा। वो बताओ जो मैंने कहा था। सर वो वर्ड ना हो नहीं पा रहा। कॉन्स्पिकुअस गुड्स या वेबलेन गुड्स,
क्या बोला था? Veblen goods या conspicuous goods. हाँ सरल हो गया. हाँ, कॉन्स्पिकुअस गुड्स या वेबलेन गुड्स या आर्टिकल ऑफ, जल्दी बताओ Sir, article. अनुषा, आर्टिकल ऑफ, Distinction. यस सारे याद कर लो, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलेन गुड्स या अनुषा, Cons अरे बोलो कॉन्स्पिकुअस गुड्स। Conspicuous goods. अरे तुम्हारी किताबों में लिखा है, याद ना हो तो वहां से ढूंढ के बार बार याद कर लेना। इसके अलावा दूसरा शब्द क्या था? अरे दूसरा शब्द क्या था अनुषा, बोलो दूसरी हेडिंग। Ignorance. इग्नोरेंस। तीसरा गिवन गुड्स, और चौथा Exception in rise and fall in the prices. एक्सेप्शन नहीं लिखा, अरे दोबारा देखो। Expectations of fall and rise in the price in future. क्लियर है मयूरी, क्लियर है, चले आगे। Yes, sir. ये हेडिंग्स में से वो एक सही तीन गलत या तीन सही एक गलत और ऑड मैन आउट कराएगा। मेरा अगला क्वेश्चन, यहाँ बात हो रही है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अरे शब्द याद आ रहा है बच्चों? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्लासिफाइड इन टू पार्ट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों यश खंडेलवाल याद आ रहा है? हाँ भैया। तो मैं सीधा बोलूंगा, पहले तो पिताजी इस पूरे टॉपिक का हेड याद कर लो, क्या होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसके अंदर कर्व वही रहता है, सिर्फ सेटलमेंट पॉइंट मूव करता है, आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड मूव करे तो इसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, लेफ्टवर्ड मूव करे तो इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ सिर्फ पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कर्व रिमेनिंग द सेम, इसीलिए इस टॉपिक को बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यश याद आ रहा है? मूवमेंट हाँ भैया। और इस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के दो पार्टीशन, दो नाम सामने लिखे हुए हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इसमें बढ़ने घटने को राइज फॉल बोलना और डिमांड को क्वांटिटी डिमांडेड बोलना। बोल दूं जल्दी से लैंग्वेज? मैं खंडेलवाल। सर एक बार रिपीट कर दो। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं लैंग्वेज बोलना चाह रहा था। टॉपिक का नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये क्या टॉपिक है? डिमांड कर्व रिमेनिंग द सेम, उसमें जो ओरिजिनल पॉइंट ई है वो पॉइंट ऊपर से नीचे की ओर चला जाए या नीचे से ऊपर की ओर चला जाए, तो इसे बोलते हैं डिमांड कर्व का पॉइंट मूव कर रहा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। किस वजह से होता है? प्राइस में चेंज होने की वजह से। प्राइस में चेंज दो प्रकार का होता है, या तो प्राइस घटेगा या प्राइस बढ़ेगा। प्राइस के कम होने से लोग ज़्यादा मांगते हैं, जिससे सेटलमेंट पॉइंट नीचे चला जाता है, एक्सपेंशन। और अगर प्राइस बढ़ जाए तो लोग कम मांगते हैं, जिससे सेटलमेंट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व ऊपर चला जाता है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कर्व सेम रहता है, पॉइंट मूव करता है, इसीलिए एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लैंग्वेज बोलूं? मैं एक बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज बोलूं? यस सर। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में मैंने लैंग्वेज में बोला था, आप राइज फॉल यूज, अरे पेपर में लैंग्वेज लिखेगा, आपको गलत सही ढूंढना है। तो राइज फॉल यूज करना, क्वांटिटी डिमांडेड यूज करना, मैंने बचपन में याद कराया। When law of demand is applicable due to change in the price of a commodity, effect on quantity demanded is known as movement along the demand curve, classified in two part। अरे प्राइस में चेंज होने से होता है, ऐसी कंडीशन में कर्व सेम रहता है, सिर्फ पॉइंट मूव करता है। आर्यन याद हो रहा है? आर्यन? हाँ भैया। तो मैं लैंग्वेज बोलूंगा, मेरा पहला पैराग्राफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। लैंग्वेज को एक बार देख ले, सिर्फ डायग्राम से पढ़ने का काम। When law of demand is applicable or other things being constant due to fall in the price of a commodity, quantity demanded rises so that settlement point on the demand curve moves, खबरदार शिफ्टिंग की बात नहीं करना, moves downward, known as expansion of demand। आर्यन रिपीट, आर्यन रिपीट करें, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। भैया एक बार रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूं सिर्फ डायग्राम को पढ़ना सीखो। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ड्यू टू फॉल, अरे सामने देखो डायग्राम, फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। अरे सस्ता होने पर ज्यादा मांगते हो, कब? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इन दैट सिचुएशन सेटलमेंट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व मूव्स
moves, खबरदार shift मत लिख देना, moves downward, it is known as expansion of demand. Aryan, When other things remaining constant, due to fall in the price quantity demanded will rises, rises so and then settlement point on the demand curve moves, downward known as expansion of demand. बढ़िया बात, बढ़िया बात, आगे चलेंगे, इसी का उल्टा पढ़ रहा हूं, पढ़ना सीख लो. मूवमेंट में राइज फॉल लिखना, इंक्रीज डिक्रीज मत लिखना, क्वांटिटी डिमांडेड का यूज करना. बात बोल रहा हूं, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ड्यू टू rise in the price of a commodity, quantity demanded falls, so settlement point on the demand curve moves upward, known as contraction of demand. जोर से बोलो कनन. When other things being constant, when the price rises, the quantity demanded of a product Falls. falls. So settlement point on the demand curve rises. Settlement point on the demand curve moves upward. Moves बोलो, moves upward, known as Contraction in demand. contraction of demand, also reflected by diagram and schedule. So continue the very next topic. आर्यन क्लियर हो गया एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन? हाँ भैया. अच्छा एक बात और बता दो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सबको याद रखना है. मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. हाँ ये याद रखना, वो नाम बदल देगा. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. किस वजह से घटना घटती है? अरे किस वजह से घटना घटती है, जल्दी से. ड्यू टू चेंज इन प्राइस. अरे पूरा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किस वजह से घट रहा है? जब प्राइस में चेंज होता है. एंड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. ये क्लियर हो गया, प्राइस की वजह से घटना घटती है और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहते हैं. ये क्लियर हो गया? आर्यन बोलो जल्दी से, क्लियर है? हाँ भैया. जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई है वो यहाँ पर सामने स्लाइड में भी चला रखी है. आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. अनुषा क्या टॉपिक है अब हमारा? Increase and decrease in demand. ये सामने डायग्राम का डिस्कशन करना चाह रहे हैं. इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अरे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? shift in demand curve. शिफ्ट इन डिमांड कर्व. पहले बात याद कर लो, इसे क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ये किस वजह से घटना घटती है? किस वजह से घटना घटती है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. अरे किस वजह से घटना घटती है? ड्यू टू चेंज इन, Other Other factors. factors. यानी अब प्राइस में चेंज नहीं होगा, यानी अब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. अब जो भी घटना घटेगी अदर फैक्टर की वजह से, उसी प्राइस पर पॉपुलेशन बढ़ जाए, उसी प्राइस पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज हो जाए, उसी प्राइस में इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज हो जाए, तो प्राइस कैन नॉट बी चेंज. लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. जब भी अदर फैक्टर में चेंज आता है तो पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होता है. राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, क्या बोलेंगे अनुषा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए. Decrease in demand. भैया यहाँ पर ये आपकी बुक से ही डायग्राम लिया है, लेकिन इस डायग्राम की मिस्टेक क्या है? इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पर खाली डिमांड लिखा होना चाहिए, खबरदार क्वांटिटी डिमांडेड लिखा. यहाँ जितने भी मैं पैराग्राफ बोलने वाला हूँ उसमें बढ़ने घटने को इंक्रीज लिखना या डिक्रीज लिखना, राइज फॉल नहीं हो सकता. और क्वांटिटी डिमांडेड की जगह डिमांड वर्ड लिखना, अदर फैक्टर की वजह से घटना घट रही है. अरे क्लियर है? बोलना शुरू करूँ Yes, sir. तो सुनेंगे लैंग्वेज. शिफ्ट इन डिमांड कर्व. शिफ्ट इन डिमांड कर्व चल रहा है बच्चों, हमने बचपन में याद करा था. शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या? व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, इफेक्ट इन डिमांड known as shift in demand curve. shift in demand curve. shift in demand curve का अरे पूरी क्लास, यस shift in demand curve का एक और नाम है पूरी क्लास. Change in demand. क्या बढ़िया बात है. अरे सारे बच्चे याद कर लो, शिफ्ट इन डिमांड को क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड. आर्यन क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड. जबकि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं? यश, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं?
चेंज in इन quantity demanded. यस, सारे बच्चे याद कर लो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जामिनर बोल रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व को बोल रहे हैं चेंज इन डिमांड। इसीलिए यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड मत लगा देना, स्वाहा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान का मतलब जीरो नहीं है, नेगेटिव साथ में मिलेगा गिफ्ट, और खबरदार ऐसे नेगेटिव गिफ्ट का काम करा तो किसी ने। तो लैंग्वेज याद कर लो, इंक्रीज इन डिमांड बोलूंगा तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, प्राइस रिमेनिंग द सेम, प्राइस सेम है, उसी प्राइस पर आपके डिमांड बढ़ रही है। क्यों? कारण अदर फैक्टर्स है। एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई। एग्जांपल ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस राइज हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स में सेम रिलेशन होता है, जिसकी वजह से डिमांड राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूँ इंक्रीज इन डिमांड का। व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, डिमांड increases so that demand curve shift rightward known as increase in demand. यश बोलो। Law of demand is not applicable due to effect of factor affecting the demand, so that increase in demand, so demand curve shift rightward, it is known as increase in मैं demand. लैंग्वेज दोबारा बोलता हूँ, when law of demand is not applicable due to change in other factors, due to change in other factors, demand curve shift, demand increases known as increase in demand. In that situation demand curve shift rightward. इसमें पूरा का पूरा demand curve rightward जा रहा है। एक बार इसका रिवर्स बोलता हूँ, फिर सुनूंगा दोबारा। तो यहाँ रिवर्स में क्या है भाई, बिल्कुल वही बात, बस रिवर्स चलेगी। उसी प्राइस पर अदर फैक्टर के चेंज आने से डिमांड घट गई है, जिससे डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। लैंग्वेज बोलूंगा, व्हेन लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल या सेम लेवल ऑफ प्राइस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, डिमांड डिक्रीजेस, सो डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। कौन बोलेगा? अनुषा, डिक्रीज इन डिमांड। When law of demand is not applicable due to change in other factors, demand decreases. This is known as decrease in demand. In that case, demand curve shift leftwards. मयूरी याद हो गया? Yes, sir. आगे चलेंगे। तो इंक्रीज डिक्रीज याद हो गया है। मेरे अगले टॉपिक पर हम आ गए हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी गड़बड़ मत करना, अभी बताया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होता है। अनुषा क्लियर हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Yes, sir. क्या होता है बताओ अनुषा, बिना सामने देखे। Sir, elasticity of demand responsiveness बता क्या रिस्पॉन्सिवनेस बताता है? नहीं, किसी एक वेरिएबल के चेंज होने के चक्कर में डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ता है। वो प्राइस भी हो सकता है और अदर फैक्टर, मतलब प्राइस से रिलेटेड गुड भी हो सकता है, हाँ। एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है। बच्चों डिमांड फंक्शन को एक बार याद करो। हमने यहाँ लिखा था डिमांड, यहाँ लिखा था फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, हैबिट एक्सेट्रा। और डिमांड फंक्शन में मैंने कहा था ये जो डिमांड है ये इतने सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। और हम जब डिमांड फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ डायरेक्शन की बात हो रही थी कि सस्ता होने पर ज़्यादा मांगेंगे, महंगा होने पर कम मांगेंगे, डायरेक्शन। यहाँ पर वो कह रहा है इस डिमांड में कितना इफेक्ट आएगा मेजरमेंट के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। प्राइस के साथ इसको पढ़ो विद मेजरमेंट, क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को पढ़ो, डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा विद मेजरमेंट, क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम ऑफ कंज्यूमर को पढ़ो, डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा मेजरमेंट के साथ। क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव टूल्स की भी बात कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कुल मिला के डिमांड में क्या इफेक्ट आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड से विद मेजरमेंट, मैथमेटिकली इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबकी चर्चा एक साथ कर रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? यश कंडेलवाल, भैया यहाँ से टॉपिक अगली क्लास में चलाएंगे, समय की लिमिटेशन।